का खुश आमदीद आपके साथ मैं हुलून सुलेमान। इस वक्त मैं बांडीपरा जिले के वटपुरा इलाके में मौजूद हूँ। मेरे साथ बांडीपरा के एक मशहूर समाजी और सियासी कारकुन या रहनुमा कहिएगा हामिदा जान साहिबा हमारे साथ मौजूद है। मैम आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। सबसे पहले हम आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि मेडिकल फील्ड को छोड़कर सियासत में आने के पीछे आपका क्या मकसद है? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन देती हूँ। मेरा नाम हामिदा जान है। मिसेस डॉक्टर मुश्ताक फ्रॉम वटपुरा बांडीपुरा से मैं बिलोंग करती हूँ। मेरा मेडिकल प्रोफेशन जो है नोबल प्रोफेशन है। मेडिकल प्रोफेशन में मैं बहुत सारी जगहों पे लोगों की खिदमत की है। अब सियासत को इबादत समझ के मैं इसमें आके लोगों की खिदमत करना चाहती हूँ। लेकिन जहाँ से मुझे लग रहा है कि बांडीपुरा की तरक्की में जो सबसे बड़ी रुकावट रही है वो यहाँ की सियासी खानदानी राज, जिस की वजह से ये पीछे रह गया और मैं इसका इलाज और खात्मा करना चाहती हूँ। तो मेडिकल प्रोफेशन में आना मेरा यही है कि लोगों की खिदमत करूँ और साथ साथ में मैंने इस्लामिक यूनिवर्सिटी में भी इस्लामी लिटरेचर का 5 साल का कोर्स किया है। अब उसकी वजह से इबादत समझ के इसमें आई हूँ तो लोगों की खिदमत करूंगी इंशाल्लाह। क्या डिफरेंस है मेडिकल फील्ड में रहकर लोगों की खिदमत करना और फिर या सियासत में आकर खिदमत करना, मतलब इन दोनों के बीच में क्या फर्क लगता है आपको? देखिए बहुत बड़ी फर्क होती है। मेडिकल प्रोफेशन नोबल प्रोफेशन मैंने कहा है लोगों की खिदमत होती है, तो इस सियासत में आने का भी एक ही मकसद है, ये भी लोगों की एक खिदमत है। तो आप मेडिकल फील्ड में बैठ के कर सकती थी, सियासत में क्यों आए? लेकिन सियासत में मैंने कहा ना मेरा आने का मकसद एक है, जो यहाँ से सबसे बड़ी रुकावट रही है बांडीपुरा को तरक्की देने में, वो है यहाँ की सियासी खानदानी राज। उस खानदानी राज का खात्मा करने के लिए खानदानी राज को मैं खत्म करना चाहती हूँ। इसका एक ही इलाज है, इसका खात्मा हो। जहाँ से भी इसकी जड़ें पनप रही है तो उनको उखाड़ना फेंकना मेरा एम है और ये मैं करके रखूंगी। ये मैंने अपने ऊपर फर्ज और कर्ज समझ लिया। अब मैम अब सीधा मुद्दे की तरफ जाते हैं और इस हवाले से आपसे जानना चाहेंगे कि बजट 2026-27 पेश किया गया, क्या मेजर रिलीफ जम्मू कश्मीर की आवाम को मिला? देखिए जब सरकार नहीं थी, अब सरकार बनी थी उमर साहब की, तो उमर साहब ने बहुत सारे वादे किए थे कि मैं सरकार में आऊंगा तो गवर्नमेंट बनी, तो उमर साहब ने कहा था कि जो डिलीवेजर्स है उनकी परमानेंट रेगुलाइजेशन और कैजुअल लेबर्स, उसके बहुत सारे इश्यूज थे। गैस सिलेंडर्स 2000 यूनिट में फ्री कर दूंगा एम्प्लॉयज के लिए, जो उसके मैनिफेस्टो में थी, उसका प्लान था इसमें। तो हमारी नजर में उमर साहब इन चीजों में फेल हो गए। सबसे बड़ी जो रुकावट है डिलीवेजर्स की, उनको 25-20 सालों से वो कहते आए कि हमें वो परमिट करो, रेगुलाइज करो। तो उमर साहब ने ये वादा किया था, उनकी रेगुलाइजेशन के लिए उन्होंने बात की थी, मगर अभी तक तो 1-1.5 साल हो गया तो रेगुलाइजेशन वो खाली बोल रहे हैं अभी 6 मंथ्स के बाद। देखिए वो 6 मंथ्स आए नहीं, 1.5 साल भी हो गया तो उनकी रेगुलाइजेशन के लिए कोई काम हुआ ही नहीं। तो मेरा मानना है उनका जो आशा वर्कर्स है, आंगनवाड़ी वर्कर्स है, आया वर्कर्स है, या जो मिड डे मील्स है, उनके लिए उन्होंने कुछ किया नहीं। टाइम तो हो गया, अब दूसरा ये साल हो गया है, दूसरा बजट आ रहा है, तो उन बेचारों के लिए कुछ हुआ ही नहीं। मेरा मानना है कि जब तक उमर साहब कह रहे हैं कि मैंने एक कमेटी बनाई, उसमें टाइम लगेगा, कितना टाइम लगेगा, कब हो जाएगा, तो वो हुआ ही नहीं। मैं कहती हूँ उमर साहब से, जब आपने काम किया, आपने ये कहा था कि लोगों की खिदमत, मगर लोगों की खिदमत आपने की नहीं। अनएम्प्लॉयमेंट वहाँ ही है, बेरोजगारी पे काबू नहीं पाया गया। जो काम उसको करना था वो एक काम उमर साहब ने किया है, अपने जो MLAs लेजिस्लेटिव मेंबरान से उनके लिए तो सैलरी बढ़ा दी, उनके 50 लाख से तो उनको 3 लाख कर दिए, जो 1.5 लाख पे 3 लाख हो गए। जो उनका 50 लाख फंड होता था कॉन्स्टिट्यूंसी फंड, वो तो 4 करोड़ उनके हो गए। ये तो उसने एक काम किया है, लेकिन डिलीवेजरों का जो अहम मसला है, जो अहम मुद्दा है, जो काम करते हैं एक परमानेंट मुलाजिम की तरह, तो उनके लिए उसने कुछ किया नहीं। अब मैं उमर साहब से ये कहती हूँ कि जब तक आपका ये प्लान आप कमेटी बनाओगे, उसके करोगे, तब तक आप इन डिलीवेजरों की जो सैलरी है, मिनिमम वेजेस कम से कम इनके 50,000 कर दो और इनको वो मंथली मिलना चाहिए, टाइम पे मिलना चाहिए। आशा वर्कर भी इसमें, चाहे वो आशा वर्कर हो, आंगनवाड़ी वर्कर हो, नीड बेसिस हो,
कोई भी उनकी सैलरी 30,000 कर दे और उनको एक परमानेंट मुलाजिम की तरह वो मंथली मिलना चाहिए। कल आपने मैम सुना होगा चीफ मिनिस्टर ऑनरेबल उमर अब्दुल्ला साहब का जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि हमने रोड मैप तैयार किया है डेली वेजर्स या कैजुअल लेबर्स जो भी इस जुमरे में आते हैं उनके लिए। उस रोड मैप के हवाले से क्या कहेंगे? क्या लगता है आपको? ये दावे खोखले हैं रोड मैप को लेकर, हर साल कहा जाता है इनके लिए रोड मैप हमने बनाया है। मैं तो यही कह रही हूँ कि पिछले 50 साल से तो यही सुनते आए हैं कि रोड में बनाना ये आसान, बोलना होता है आसान, कोई जबान से कुछ भी बोल सकते, लेकिन जो जीरो ग्राउंड पे होना चाहिए, करना चाहिए एक बंदे को, वो तो उसने किया नहीं। वो रोज कहता हमने कमेटी बनाई है, 6 मंथ्स दे रहे, 6 मंथ्स ले लेके उसने 1.5 साल लिया है। अभी तक आपने किसी डिलीवेजर को परमानेंट करते हुए देखा उसको? अभी तक उसने आपने कभी इस नीड बेसिस जो है उनकी सैलरी आपने देखी? 9,000 वो सैलरी लेते, उस पर क्या हो उनका गुजारा हो जाएगा? उनकी सैलरी तक उसने अभी नहीं बढ़ाई। तो परमानेंट होने का, रेगुलराइज करने का तो बहुत बड़ा वो दावे करते हैं, लेकिन दावे उसके सारे खोखले हैं, झूठे हैं। उस उम्मीद के साथ मुलाजिम बैठे हैं कि हमारी वहां कुछ हो जाएगा। मैं तब तक कहती हूँ अब 1.5 साल हो गया, 1.5 साल तक तो कुछ हुआ ही नहीं। कम से कम इनकी सैलरी तो बढ़ानी चाहिए, इनको 50,000 करनी चाहिए। और जो आशा वर्कर्स, जो मैंने कहा आंगनवाड़ी वर्कर्स, आया वर्कर्स है, जो मिड डे मील्स है, उनकी सैलरी भी 30,000 करे और इनको वो मंथली जैसे परमानेंट मुलाजिम को मिलता है उनको वो मंथली मिलना चाहिए। और दूसरे जो हमारे ओल्ड एज वाले हैं बेचारे पेंशनर्स है, या जिनको वो 1,000 1,500 मिलता है, वो बेचारे दर दर की ठोकरें खाते। उन बेचारों को इसकी कोई मेहनत नहीं है, कोई एहसान नहीं है, लेकिन उनके लिए तो करना चाहिए था ना। अगर बजट बनाना, ये चीजें उनको देखनी है कि एक गरीब का फंड है, उसके लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। ये करे, उनको वो मंथली मिलना चाहिए। सुबह जाओ बैंक पे देखो, लाइन लगी होती है बुजुर्गों की कि उनको वो 1,000 की ज्यादा रकम नहीं होती है, वो 1,000 के लिए तरसते हैं, क्या कि वो बेचारे भी मजबूर होते हैं, उनको वो मंथली मिलना चाहिए। और दूसरी बात जो सबसे बड़ा इशू है यहाँ बिजली का, जो बिजली का बहुत बड़ा बहरान है, जो लोगों के कंधों पे आज बोझ बन के रह गया। उमर साहब ने कहा था मैं 200 यूनिट फ्री कर दूंगा, लेकिन उसके बजाय उन्होंने हमें स्मार्ट मीटर्स लगाए, लोगों को इतना पागल कर दिया उन्होंने जहनी कि लोग अब परेशान हो गए। उनकी जो प्रीवियस बिल्स पड़ी है वो नहीं पे कर पाते हैं, तो नया मीटर जो लगा है उसकी वो पेमेंट कैसे कर सकते। मैं उमर साहब से कहती हूँ कि आप इतने बड़े पोस्ट पे बैठे हो, आपको हर एक घर का हेड है, आपको हर एक को देखना है, जो ये गरीब है, पब्लिक है, ये कहाँ से हमें पे करे। तो उनके लिए भी एक अशोक है, वो उनके लिए एक चीज करे, उनको वो अगर वो उनको पूरा माफ नहीं कर पाएगा, लेकिन कम से कम रिलैक्सेशन के जो इंटरेस्ट है वो उस पर खत्म करे और उनको इंस्टॉल में वो जो बिल है वो इंस्टॉल में। तो एमनेस्टी स्कीम ऑलरेडी सरकार की जानिब से चल रही है कि आपके पास अगर बिजली बिल ज्यादा है वो इंटरेस्ट आपका माफ होगा। इंटरेस्ट कम है, वही कह रहे हैं, अगर वो पूरा नहीं कर पाए, क्योंकि मजदूर होते हैं जिनका 1-1 लाख बढ़ गया, वो बेचारे एक तो अयाल को नहीं पाल सकते, तो वो बिजली बिल कहाँ से पे कर सकते। उसके लिए उसको काम करना चाहिए, उसके लिए उसको इंस्टॉल में लेना चाहिए और उस पे जो इंटरेस्ट है वो कम होनी चाहिए। साथ में एक मेरी बात और, या तो जो छोटे जिनको गरीब मजदूर है उनको वो पूरा माफ होना चाहिए। और दूसरी बात, जो केसीसी लोन यहाँ बागवानों ने लिया है, जिनको बेचारों को इस साल पूरा नुकसान उठाना पड़ा, उनको कुछ मिला नहीं, उनका लोन माफ होना चाहिए। और जो सबसे बड़ी बात है, जो यहाँ पे मुलाजिम है, जो उनका अपना पेंशन केस होता है, जो उनकी पेंशन ये जीपी फंड उनका अपने, जो हमारी ये नहीं, वो तो अलग है, जो ये है ओल्ड एज वाले पेंशनर्स, उनको तो वो टाइम पे मिलना चाहिए। दूसरी बात, जो हमारे एम्प्लॉय मुलाजिम है, जिनको अपना जीपी फंड होता है, जीपी फंड उनका अपना पैसा होता है, वो किसी का उनके ऐसा नहीं, ये उनका अपना होता है, ये उन्होंने अपने पैसे रखे होते हैं, किसी कभी भी कुछ अनटवर्ड हो सकता है, तो अपना पैसा है, वो जाए अपना पैसा निकाले, किसी चीज में भी इन्वेस्ट कर सकते। लेकिन गवर्नमेंट ने इनके जो पैसे है जीपी फंड, जो इनका अपना पैसा, वो इन्होंने दूसरी चीजों में इन्वेस्ट किया है। मैं उमर साहब से कहती हूँ, जो भी यहाँ पे जीपी फंड मुलाजिम है, उनका जीपी फंड उनके लिए मखसूस रखो, उस पे हाथ मत लगाओ, क्योंकि ये उनका अपना पैसा है, ये किसी चीज में आप इन्वेस्ट मत करो। और जो हम तीसरी बात मैं आपको ये बोलूं, जो यहाँ पे डिजास्टर, नेचुरल डिजास्टर, फ्लड भी आपने लास्ट ईयर देखा है कि जम्मू में कितना फ्लड आया है।
या आग की वारदात पेश आते हैं, हर रोज सुनने में आता है आज फलानी जगह पे आग लगी है, फलानी जगह पे आग लगी है, और हुआ भी है और होता भी है। ये नेचुरल डिजास्टर है, फ्लड भी कभी भी आ सकता है। और ये तो उसके लिए जो इन लोगों को फंड मिलता है, जो इन लोगों की रिलीफ होता है, उस पे ये बेचारे घिस जाते हैं, उनके जूते घिस जाते हैं, तो उनको वो मिलता नहीं है टाइम पे। ये उनका अपना पैसा, उसके लिए इनको ये रिजर्व रखना चाहिए। जो ही कहीं किसी जगह पे भी ऐसा वारदात पेश आए तो उन बेचारों को वो टाइम पे मिलना चाहिए, उसी टाइम पे मिलना चाहिए, एनी हाउ मिलना चाहिए। उसमें कोई दौराई नहीं है, उसमें कोई टाइम नहीं लगाना चाहिए। ये उन बेचारों का हक है, ना कि उनको आप पीछे पीछे भगाओ साल भर, फिर वो बेचारा कहाँ जाएगा। तो ये मेरी मेन चीजें हैं। एक अहम कदम कल जम्मू कश्मीर सरकार की जानिब से उठाई गई है। AY वालों के लिए साल में 6 गैस सिलेंडर्स फ्री कर दिए गए हैं। वो एक बड़ा ऐलान हमने कल देखा। देखो, ऐलान करने से कुछ नहीं होता है, हमें तो नजर में आना चाहिए। जब किसी को मिलेगा तब पता चलेगा कि दिया है, बातों से कुछ नहीं होता। मैं आपको कुछ भी बोलती हूँ, मैं आज ये करूंगी वो करूंगी, वो ग्राउंड लेवल पे मिलना चाहिए हमें। जब किसी को मिलेगा तब पता चलेगी। ये इसके वादे ऐसे ही है, इसने बहुत सारे वादे किए थे लोगों के साथ कि राशन फ्री करूंगा, किसी को मिला आज तक? गैस सिलेंडर किसी को दिए इसने? वादे करना, ये अपने आप को बचाते हैं असेंबली में। वादे करने से कुछ नहीं होता, लाकि उसको लेवल पे लाना चाहिए, उसको देखना चाहिए। अगर किसी को मिले वो बातें हैं, अगर करेंगे तो ये अच्छी बात है। रहे हमारी बांडी पोरा की जो 1.5 साल जम्मू कश्मीर हुकूमत को NC की क़यादत में, उमर अब्दुल्ला वाली सरकार की क़यादत में जो सरकार बनी जम्मू कश्मीर की, अपनी एक नई उम्मीद जम्मू कश्मीर के लोगों में जागी कि हमने एक बड़ा मैंडेट जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस को दिया है, शायद अब यह हमारे लिए कुछ काम करेंगे। क्या लगता है, खुसूसन बांडीपोरा जिले की बात करते हैं, इस 1.5 साल में कितनी तामीर और तरक्की का काम बांडीपोरा के अंदर हुआ? देखिए, मेरी नजर में, ये मैं ही नहीं कह रही, हर एक बंदा जानता है कि बांडीपोरा को कहीं पे भी डेवलप नहीं हुआ है किसी चीज में। आप कहीं पे भी जाओ, 4 वे आपको मिलेगा हर जगह पे। तो हमारे बांडीपोरा को देखो कि यहाँ 2 लाइन्स भी नहीं बना है। सबसे बड़ी बात है जो गरूरा का ब्रिज है, जो निन्नारा का ब्रिज है, जो इस वक्त खस्ता हाल है और तोड़ के रखा। आपने पता है कि वहाँ की हालत कैसे है, निन्नारा का ब्रिज कैसा है। लोग बांडीपोरा के लोगों को कितने मुश्किलातों का सामना करना पड़ता है। यहाँ से बांडीपोरा से पेशेंट जाएगा, वो उसको 2-3 घंटे वहां वेट करना पड़ता है। तो हमारी नजर में जब रोड नहीं ये दे पाए, जब बांडीपोरा को जो मेन चीज है, एक वुमेन्स कॉलेज होना चाहिए था, मेडिकल GMC मेडिकल कॉलेज की यहाँ नीड है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की यहाँ नीड है, यहाँ तो रोड जो 4 वे उसकी बहुत सबसे बड़ी जरूरत है। तो उमर साहब को पता है कि बांडीपोरा जो डिस्ट्रिक्ट है ये 3 कॉन्स्टिट्यूएंसी पे मुश्तमिल है। यहाँ नजीर गुरैशी साहब भी है, यहाँ हमारे हिलाल लोन साहब भी है, हमारी निजामुद्दीन बार साहब, ये जो साबिका मिनिस्टर्स है, इन्होंने बांडीपोरा को डेवलपमेंट के लिहाज से पीछे रखा है। उमर साहब को अगर इनकी चलती असेंबली में, दूसरा इजलास भी है, तो इस साल गवर्नमेंट बनी थी, आपकी नजर में हमारे बांडीपोरा को क्या मिला? अभी तक कुछ मिला हमारे बांडीपोरा को? या कहीं पे आपको डेवलपमेंट नजर आ रही है? इंफ्रास्ट्रक्चर मिला है, हॉस्पिटल एक, उसमें ना बेसिक चीजें, जो ना इंस्ट्रूमेंट्स है, ना मेडिसिन है, ना मुलाजिम जो उनके डॉक्टर्स वहां होने चाहिए, ना वहां पे बेड्स है। तो वो कोई डेवलपमेंट है? वुमेन्स कॉलेज जो यहाँ होना चाहिए। कल हमारे बच्चे 12th किया, उन्होंने मैट्रिक किया, अब हमारे बच्चों को या तो सोपोर जाना है या तो श्रीनगर जाना है। तो इस साल में हमारे मुलाजिम जो हमारे यहाँ होते हैं, उनको बेचारों को श्रीनगर जाना पड़ता है। तो प्रॉब्लम तो है, रोड नहीं है। जो हमारे यहाँ के साबिका है या प्रेजेंट मैं कह रही हूँ, MLA 3 है, 3 कॉन्स्टिट्यूएंसी, अभी तक उनने कोई चीज इस गवर्नमेंट में लाया है? उमर साहब ने उनको कुछ दिया? मेरी नजर में जो हमारे 3 MLA, इनकी वहां चलती नहीं है, इनको कुछ आता नहीं, या ये कमजोर है, ये फेल है, इनकी चलती नहीं, तभी इनको कुछ मिला नहीं। अब असेंबली में मैंने सुना है कि एक लॉ कॉलेज हमें मिल रहा है जो इस रियासत को। तो मैं सोच रही हूँ जो ये लॉ कॉलेज है वो बांडीपोरा के लिए रिजर्व होना है, वो डिजर्व करता है बांडीपोरा। वुमेन्स कॉलेज वो डिजर्व करता है बांडीपोरा, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी वो डिजर्व करता है बांडीपोरा, 4 वे वो डिजर्व करता है बांडीपोरा, और मेडिकल GMC मेडिकल कॉलेज जिसकी नीड है, क्योंकि हमारे बच्चों को बाहर जाना पड़ता है, वो डिजर्व करता है बांडीपोरा। तो हमारे उमर साहब ने बांडीपोरा का दिया क्या है?
क्योंकि हमारे एमएलए नाकारा है, उनको कुछ आता नहीं, वो फेल है, उनकी वहां चलती नहीं है, इसलिए बांडीपोरा पीछे है। तो 1.5 साल के हम तब से आ रहे हैं, हमारे बांडीपोरा में कुछ डेवलपमेंट हो नहीं रही है। अब मैं सकीना यतो जी साहिबा से और आपकी माध्यम से उमर साहब से एक रिक्वेस्ट करती हूँ, एक बात बोलना चाहती हूँ कि वो बड़े बड़ी बातें करती है असेंबली में बैठ के, अगर उसकी अपने एरिया को देखो, उनकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वहां पे हर एक चीज की फैसिलिटी है, वुमेन्स कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सब जगहों पे है, सोपोर में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कैंपस है। तो हमारी बांडीपोरा में इसकी जरूरत नहीं है, हमारे बांडीपोरा के बच्चे नहीं है, उनको मेडिकल कॉलेज की फैसिलिटी जरूरत नहीं है, हमारे बांडीपोरा के लोगों को एक यूनिवर्सिटी की जरूरत नहीं है। कश्मीर यूनिवर्सिटी का कैंपस है, कहीं आपको दिख रहा है यहाँ पे कोई चीज आपको लग रही है कि हमें बांडीपोरा में है? जब हमें रोड नहीं ये दे पाए, एक ब्रिज नहीं बना पाए, तो ये बांडीपोरा को क्या देख सकते। अब मैं सकीना जी साहिबा से आपके माध्यम से बोलना चाहती हूँ, जो आप ये बड़ी बड़ी बातें करती हो और फजूल बातें करती हो कि बांडीपोरा के लिए ये नहीं, मैं उसको कहती हूँ कि आपको ऐवान बाला में ब्रेक मिलती है, आप अपना चापर लेके विद उमर साहब आए, मैं उसका वेलकम करूंगी निन्नारा ब्रिज पे। एक तो मैं उसको निन्नारा का ब्रिज दिखाऊंगी, मैं वेलकम करूंगी, इसका वेट करूंगी, वो उस ब्रेक टाइम में आए तो उसको मैं एक दिखाऊंगी बांडीपोरा के जो निन्नारा का ब्रिज है, जो बांडीपोरा का रोड है। फिर मेरे साथ आए, फिर वो बांडीपोरा में देखे कहीं पे कि बांडीपोरा में कोई फैसिलिटी है, एजुकेशन सेक्टर है, कहीं पे हेल्थ सेक्टर है, यूनिवर्सिटी है, तब वो बातें करे। हमें इन चीजों की बहुत जरूरत है। तो मैं सकीना जी से साहिबा से कहती हूँ, जब आपको अपने लिए चाहिए कुछ होता है तब आप बहुत बढ़ चढ़ के बोलती है। हमें बांडीपोरा वालों को ये चीजें चाहिए। मैं एमएलए तक नहीं रखती हूँ, मैं एक रिप्रेजेंट करती हूँ बांडीपोरा के एक सोशल एक्टिविस्ट के, कि ये अब एमएलए की डिमांड नहीं है, ये लोग बांडीपोरा की पब्लिक की डिमांड है। बांडीपोरा की पब्लिक आपसे कहती है, मैं पब्लिक की तरफ से आपको बोलती हूँ कि हम अगर आप ये चीजें ना करोगे, ये प्लान में नहीं रखोगे, तो बांडीपोरा की पब्लिक आपको कल सड़कों पे दिखेगी, एहतजाज करेगी। तो फिर आप ये नहीं कहना कि हमें पता नहीं, तो कहते हैं कि हमें पता नहीं, बाद में पता चला। लेकिन उसको मैं पहले कहती हूँ कि आप होश में आइए और बांडीपोरा जो डिजर्व करता है वो बांडीपोरा को मिलना चाहिए। कि ये बांडीपोरा के एमएलए की बात छोड़ो, बांडीपोरा की पब्लिक की डिमांड है। मैम, कल आपने बांडीपोरा के अलूसा एक दूरदराज इलाका है वहां का दौरा किया, क्या मांगे थी लोगों की और क्या कुछ वहां पे लोगों से सुनने को मिला आपको? देखिए, लोगों की बहुत सारी डिमांड है, लोगों को बहुत सारे वादे किए थे। हमारे एमएलए साहब ने तो एक वादा भी पूरा नहीं किया, तो अब उनकी डिमांड थी कि एक फायर सर्विस स्टेशन का होना जरूरी, क्योंकि लास्ट आपको पता होगा मंथ में वहां बहुत बड़ी आग की वारदात पेश आई, जिससे उस गरीबों का बेचारों के घर भी जल गए, तो साथ साथ में उनकी जो साल भर की कमाई थी, जो मेवे की शेड्स थे, पूरे खाकस्तर हो गई। उसकी बड़ी वजह रही है कि वहां पे एक फायर सर्विस की गाड़ी, अगर स्टेशन होता, स्टेशन को तो छोड़ो, गाड़ियां ही 2 होती तो जल्द से उनको मिल जाता वहां, तो उनको इतना नुकसान नहीं उठाना पड़ता। तो मैं ऑलसा इसलिए गई हूँ कि मैंने गवर्नर में इंतजामिया से बात की है, उनको मैंने लेटर भेजी है, उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि हम ये काम करें। मैंने उनको कहा जब तक आप वहाँ एक फायर सर्विस स्टेशन कायम करोगी तब तक हमें वहाँ गाड़ियां दे दो, रिजर्व रखो, ताकि कभी भी ऐसा वारदात पेश आ सकता है। ये आलोसा गांव है, एक बड़ा गांव है, जो गुरेज की कॉन्स्टिट्यूंसी उससे बहुत बड़ा है। बिल्कुल। तो उसके लिए मैंने गवर्नर ऑफिस में बात की कि तब तक जब तक आप वहां वो प्रोवाइड करोगे स्टेशन, लोग आपको जगह दिखाएंगे, तो तब तक 2 गाड़ियां, ये बांडीपोरा से 20 किलोमीटर की दूरी, आलूसा सोपोर तक 22 किलोमीटर की दूरी पे है, और बांडीपोरा से जब तक यहाँ से गाड़ी जाती है तब तक वहां सब खाक में मिल जाता है। यही मेरी गुजारिश थी, मैं गई थी इसलिए कि उनको आश्वासन दिया, एक उम्मीद जगाई कि इंशाल्लाह आपका काम हो जाएगा जरूर, इसलिए मेरा दौरा था। एक आखिरी सवाल आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि महराज मलिक एमएलए डोडा जो है वो अभी भी जेल में बंद है। आपको नहीं लगता है कि उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी उसके जेल में होने से पीछे जा रही है? कोई बात करने वाला उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी का नहीं है, तो ऐसे में असेंबली को एक रेजोल्यूशन पेश करना चाहिए था। देखिए, वही तो मैं कह रही हूँ, परसों असेंबली में सवाल उठा था महराज मलिक के ऊपर, तो सब या तो सब जो एमएलए वहां थे, लेजिस्लेटिव मेंबर, उनको तो एकजुट होके उठना चाहिए था, क्योंकि आज महराज मलिक साहब के ऊपर ऐसा वाक़ा है, कल ये किसी और के साथ भी हो सकता है।
लेकिन इन्होंने कोई बात नहीं, एक दो ने बात, इन्होंने उस पर कोई बात ही नहीं, क्योंकि या तो वो करना नहीं, क्योंकि महराज मलिक पीर साहब भी एक ऐवान का एक मेंबर है कि वो भी प्रेजेंट होना चाहिए। एक गरीब की छोटी सी बात पे उसने गरीब की मदद की थी, उस पे उसको पैसे लगा है। तो एक डीसी जो होता है, ये एक एमएलए एक ऑनरेबल पोस्ट होता है, तो डीसी उसके सामने एक कलर की अहमियत रखता है कि एमएलए के सामने यू आर नोइंग एवरीथिंग। हाँ, ऑनरेबल पोस्ट के सामने डीसी साहब की अहमियत तो कम होती है, एक कलर की हैसियत रखता है। तो एक डीसी की बात पे जब उसको पीएसए लगा है, तब ये वाकई सवारी जो ऑनरेबल एमएलए थे वो कहाँ थे, उन्होंने उस पर बात नहीं की। उनको तो एकजुट के एक रेजोल्यूशन पास करनी चाहिए थी, उस पर बात करनी चाहिए थी, तो एक रेजोल्यूशन गवर्नर साहब को भेजने थे ताकि उसकी रिलीज के लिए वो मांग करे। तो एक बात मैं ये भी आपसे कहना चाहती हूँ कि जो हमारे ये हमारे भी नहीं, हमारे ही कहेंगे, वो भी हमारा भाई है महराज मलिक साहब, उसके साथ एक छोटी सी गलती मिस्टेक हो, वो भी होनी नहीं चाहिए थी, अब हो गई, बातों बातों में तू मैं हो जाता है इंसान। जब असेंबली में आपको पता होगा हमारे अकबर लोन साहब जो ऑनरेबल कुर्सी पे बैठा था, स्पीकर की कुर्सी पे बैठा था, तो उस टाइम आपको भी उसका वीडियो अभी भी लोगों के पास है, आपको वो भी पता होगा। उसने उस वक्त एक मजहबी रहनुमा के साथ और एक स्कॉलर के साथ और शिया कम्युनिटी के उस हेड के साथ उसने ऐसी गाली गलौज निकाला, उसके खिलाफ इतने बदतमीज अल्फाज बोले। तो उस वक्त उमर साहब की तरफ, उमर साहब को ये जहन में नहीं था, आज मामूली बात पे पीएसए लगा तो वो खुले आम घूमता है, उसके लिए उसका कोई कानून नहीं। जब कानून एक है तो ये हर एक के लिए होना चाहिए। तो इसलिए मैं कहती हूँ तमाम उमर साहब से भी और तमाम असेंबली मेंबरान से भी कि आप एक रेजोल्यूशन पास करो और महराज मलिक की रिहाई के लिए गवर्नर साहब को दे दो ताकि उसकी रिहाई जल्द से जल्द हो जाए। चलिए मैम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ बांडीपुरा के वटपुरा इलाके से ताल्लुक रखने वाली सियासी और समाजी कारकुन हामिदा जान जी थी, जिनसे हमने बजट के हवाले से, बांडीपुरा की तामीर और तरक्की के हवाले से और कई अहम मुद्दों को लेकर बात की है। और इन्होंने कहा है कि अब तक अगर देखा जाए इस 1.5 साल के अगर बात की जाए इस 1.5 साल की, तो कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर की जो सरकार है वो खुसूसन बांडीपुरा या जम्मू कश्मीर के जो वादे, जो मैनिफेस्टो, जो मंशूर में उन्होंने दावे किए थे, उन पे खरा उतरने में बिल्कुल नाकाम हुई है। और अब तक अगर बांडीपुरा की इन्होंने कहा तामीर और तरक्की की बात करें तो खानदानी राज चला है, लेकिन कहीं पर भी कोई तामीर और तरक्की का काम अब तक नहीं हुआ है। मजीद ऐसे शुमारे लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अब बने रहिएगा एमएनसी टीवी के साथ।